बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। क्लास 11 यूनिट नंबर 9 आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। यूनिट नंबर 9 लास्ट यूनिट है इस बुक का, क्योंकि मैंने तमाम के तमाम यूनिट्स आपको पढ़ा दिए हैं। ये लास्ट यूनिट रहता था, क्योंकि रिमेनिंग का मैंने आपको नहीं अब तक पढ़ाया था। ठीक है, अगर हम इंडेक्स पर आएँ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट है। 10, 11, 12 मैं भी आपको करवा चुकी हूँ। सिर्फ और सिर्फ बीच में यूनिट नंबर 9 लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी आपके पास ये यूनिट रिमेनिंग था, जो मैंने नहीं पढ़ाया था। इंशाल्लाह अब आपको एग्ज़ाम से पहले पहले ये भी कंप्लीट करवा दूँगी, ताकि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो सके। रिव्यू एक्सरसाइजेस भी मैंने आपको करवा दी हैं। जिन बच्चों ने जो है वो नहीं देखी तो आप जो है वो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में ही यूनिट 9 की प्लेलिस्ट है तो उसमें उसकी रिव्यू एक्सरसाइज होगी, यूनिट 8 की प्लेलिस्ट है तो उसमें उसकी रिव्यू एक्सरसाइज होगी। ठीक है, इस तरह से मैंने वीडियोस बनाई हैं कि आपके पास क्वेश्चन वाइज हैं और प्लेलिस्ट भी बना दी है, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और हर वीडियो के लिंक में उस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिंक भी आपको दे दिए हैं। तमाम की तमाम अपडेट मैं कर चुकी हूँ। जो भी आपके पास प्लेलिस्ट थी, क्वेश्चंस थे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें कि लीनियर प्रोग्रामिंग यूनिट नंबर 9 में ये है क्या लीनियर प्रोग्रामिंग, तो देखिए नाम एक आपके पास यूनिक हो सकता है, मगर ये चीज़ें आप पीछे मैट्रिक में भी पढ़कर आए हैं। होता ये है कि हम जो है वो बच्चों को जो बेसिक इंट्रो होता है वो बुक्स के में इतना दिया हुआ नहीं होता। आपको इतनी जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई ही नहीं जाती पहले की जो बुक्स थी, क्योंकि जो अब आप फर्स्ट ईयर में आए हैं, आपने लास्ट जो बुक पढ़ी है मैट्रिक के अंदर, जो बुक पढ़ी है मैथ्स की, वो आपने पढ़ी है जो काफ़ी मतलब टाइम से चेंज ही नहीं हुई थी। तो अब जो है वो इस साल क्लास मैट्रिक की नई बुक आई है। ठीक है, तो उसमें हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया गया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। बट आप ये चीज़ें लीनियर प्रोग्रामिंग मैट्रिक में पढ़कर आए हैं। आप लोगों ने अपनी पुरानी जो बुक पढ़ी थी उसी के अंदर ये मौजूद थी, इनइक्वालिटीज़ के नाम से। आपने लीनियर इनइक्वालिटीज़ को पढ़ा है पीछे, वही इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। मगर यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, तो लीनियर प्रोग्रामिंग आप लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ही कहते हैं। ठीक है, अब किस तरह से है ये मैं आपको जो है वो पढ़ाती हूँ। इसका बेसिक इंट्रो भी पढ़ाऊँगी, फिर इसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स भी बुक में दी हुई हैं, वो भी आपको समझाऊँगी। इंट्रोडक्शन की बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग वॉज डेवलप्ड एज अ डिसिप्लिन इन 1940s, मोटिवेटेड initially by the need to solve complex planning problems in war times operations। ये लीनियर प्रोग्रामिंग डेवलप करवाया गया था 1940s में। ठीक है, और इसने इनिशियली जो है वो मोटिवेट किया था जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती थी वॉर टाइम्स में, वॉर ऑपरेशंस में जो भी कॉम्प्लेक्स प्लानिंग्स होती थी, जिसका मतलब यूँ कह लें कि किसी भी आपके पास रियल लाइफ प्रॉब्लम जो होती है ना, ठीक है, अब ये एक वॉर की सिचुएशन है, ये समझ लें आप। और वॉर की सिचुएशन में आप सोचिए कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हुआ करेंगी। किसी भी चीज़ को ले लें आप, वॉर टाइम्स में अगर आपके पास जो खाना है, ठीक है, जो आपके पास आपके मुल्क में मौजूद है वॉर टाइम्स में, आप उसी को जो है वो क्या करेंगे, उसी को आपने यूज़ करना है, तो वो प्रॉब्लम हो गई। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लानिंग प्रॉब्लम्स हो गई, उसको भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास यूँ समझ लें बाकी जितनी भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं ना इसके अकॉर्डिंग वॉर टाइम्स में, उन तमाम की तमाम को आप लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, ये आपके पास जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व हो जाएंगी। Its development accelerated rapidly in the post-war period as many industries found valuable uses for linear programming। आपके पास इसकी जो डेवलपमेंट है ना लीनियर प्रोग्रामिंग की, वो बहुत ही तेज़ी से हुई। और पोस्ट वॉर पीरियड का मतलब है कि आपके पास जो जंग के बाद का जितना भी टाइम था, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ करना शुरू कर दिया, और एक इसको वैल्यूएबल जो है ना एक नेम मिला, इसको प्रॉपर एक लीनियर प्रोग्रामिंग को आपके पास यूजेबल मेथड करार दिया गया कि भाई ये भी एक मेथड है जिससे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, लीनियर प्रोग्रामिंग वॉज यूज्ड एक्सटेंसिवली टू डील विद ट्रांसपोर्टेशन। अब वर्ल्ड वॉर II के दौरान ही आपके पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग थी उसका बहुत ज़्यादा, ठीक है,
एक्सटेंसिवली यूज़ होने लगा, बहुत ज़्यादा पैमाने पर, वाइडली ब्रॉडली कह लें आप कि भाई यूज़ होने लगा आपके पास किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। शेड्यूलिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस जस्ट सच एज कॉस्ट एंड ऑपरेशंस। अब ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड हो, किसी भी आपके पास प्रोग्राम को शेड्यूल करना हो, ठीक है, किसी भी कोई भी चीज़ को एलोकेट करना हो, ठीक है, आपके पास को, अब आपके पास रिसोर्सेज सब्जेक्ट्स टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब है, देखिए मैं किसी भी आपके पास सब्जेक्ट के मुतालिक हो, ठीक है, मैं जैसे मैंने आपको एक फ़ूड की एग्जांपल दी थी कि भाई बहुत टाइम से हमारे पास जो हमारे मुल्क में मौजूद है खाना या फूड, जो भी चीज़ें हमारे पास है उन्हीं को हमने यूज़ करना है। अब हमें पता है वो कितना है, अब हमें ये भी पता है कि हमारे पास लोग कितने हैं, ठीक है, क्योंकि हर मुल्क में ये पूरा शेड्यूल बना हुआ होता है, गवर्नमेंट के पास हर एक चीज़, हर एक बंदे का डेटा मौजूद होता है कि भाई हमारे मुल्क में इतनी आबादी है, इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, और इतनी हमारे पास जो है वो फूड की क्वांटिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग अब रिस्ट्रिक्शंस भी थी कुछ, ठीक है, क्योंकि आपके पास चीज़ तो एक हद तक है ना, ठीक है, तो सच एज कॉस्ट हो गई। अब जैसे कीमत हो गई किसी भी चीज़ की, अब कीमत के हिसाब से अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो भाई एक शॉपकीपर है, उसके पास उसको सामान लेना है, ठीक है, अपनी शॉप के लिए उसको सामान लेना है ताकि वो सेल आउट कर सकें। तो वो क्या करेगा, वो एक बजट बनाएगा कि मुझे इस दिन इतने पैसों में ये सामान, ये चीज़ें हैं, उसके जहन में होंगी कि मेरी शॉप में ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो मुझे ये चीज़ें लेनी है, लेकिन उसके पास एक मिनिमम अमाउंट होगा जिसके अकॉर्डिंग उसने, यानी कि उसके पास एक रिस्ट्रिक्शन होगी कॉस्ट की कि उसने उसी में रहते हुए तमाम चीज़ों को पूरा करना है। अब वो क्या करेगा, हो सकता है उसकी जो मिनिमम अमाउंट है उसकी वो इतनी हो कि वो सोचे कि अगर उसने 10 चीज़ें ख़रीदनी, यानी कि 10 प्रोडक्ट ख़रीदने हैं उसने, तो उन 10 प्रोडक्ट में उसकी क्वांटिटी को वो क्या करेगा, ऊपर नीचे करेगा। मतलब उसको अगर उन्हीं पैसों में उन 10 चीज़ों को ही ख़रीदना है और उसमें से हर एक का पूरा बॉक्स ना आए, तो वो क्या करेगा, हर एक चीज़ को क्या करेगा, कम कर लेगा, मिनिमम कर लेगा अकॉर्डिंग टू कॉस्ट। ठीक है, बात समझ आ गई। Define linear programming LP as planning of allocation of limited resources to obtain an optimal result। अब आपसे कह रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को ही डिफ़ाइन करना है आपने, और लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए आपने ऑप्टिमल रिजल्ट्स लेकर आने हैं। ठीक है, अब ऑप्टिमल रिजल्ट्स क्या होंगे आपके पास, तो ऑप्टिमल, देखिए ऑप्टिमल रिजल्ट आपके पास वो रिज़ल्ट होते हैं जो फेवरेबल हो, आपके पसंदीदा रिजल्ट हों। तो देखिए यहाँ पर वर्ड्स जो है ना इतने यूज़ किए हुए हैं टिपिकल, तो ये मैथ्स की लैंग्वेज में ऑप्टिमल, इंग्लिश में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो भाई वो लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए आपने फेवरेबल रिजल्ट लेकर आना है। मतलब मैं अगर शॉपकीपर की अगेन बात करूँ तो उसे पता होगा कि उसका जो कस्टमर है वो किस चीज़ को ज़्यादा लेना पसंद करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक प्रोडक्ट को, जो उसने 10 प्रोडक्ट चुने थे, तो उसमें से हर एक का जो है वो फेवरेबल रिजल्ट निकालेगा। मतलब अपना मन चाहा, जो उसका दिल चाहेगा कि भाई ये चीज़ इतना मेरा कस्टमर पसंद करता है, इतना ज़्यादा जो है ना, तो मैं इसको इतना ज़्यादा रखूँ, और ये चीज़ बहुत ही कम चलती है, मतलब बहुत ही कम सेल आउट होती है, तो इसकी क्वांटिटी मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हुए लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए आप फेवरेबल रिजल्ट, ऑप्टिमल रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ द मैथमेटिकल टेक्निक फॉर एलोकेटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन ऑप्टिमल मैनर। लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि एलोकेट की जा सकती है आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए ऑप्टिमम मैनर में। ठीक है, अब इसी बात को अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो भाई लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के आप अपना फेवरेबल जो है ना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही ईजीली। If we have limited resources at our disposal, then we intend to seek optimal utilization of those resources. The resources may be time. आपसे कह रहे हैं कि अब आपके पास जो limited resources हैं, if we have limited resources, अगर हमारे पास भाई क्या है, limited resources है, ठीक है, किसी भी अब जैसे अब मैंने आपको एग्जाम्पल एक ही दी है, बट यहाँ पर बुक में मज़ीद एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, मैं इसको भी रीड आउट करूँ तो आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। अब आपसे कह रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज अब आपके पास मौजूद हैं, उसमें रहते हुए आपने अपना बेहतरीन जो है वो क्या करना है, रिज़ल्ट तलाश करना है।
ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज, उन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए जो कि आपके पास लिमिटेड गिवन है। अब वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, टाइम हो सकता है, अगर प्रॉब्लम में टाइम की प्रॉब्लम है तो टाइम है, मनी है, स्पेस है, स्पेस में किसी भी जगह का मसला है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल आपको बुक में दी हुई है, इससे आपको और बात क्लियर हो जाएगी। वी हैव 50 स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस स्पेस टू यूज़ फॉर storage, and we have a budget of rupees 20,000 and there are variety of cabinets types and sizes from which to choose। अब आपसे कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपके पास 50 स्क्वायर फीट की एक जगह है ऑफिस स्पेस के लिए। अब आप उसने इसको यूज़ करना है, अब आपको उसको अब आपके पास यूज़ फॉर स्टोरेज, अब आपने स्टोरेज करनी है। वी हैव अ बजट, और आपके पास बजट है 20,000 रुपये का सिर्फ। अब आपके पास वैरायटी ऑफ कैबिनेट्स के हैं, साइजेस की वैराइटीज़ है, ठीक है, अब आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। सो हाउ बेस्ट द अवेलेबल स्पेस, अब आपने क्या करना, उस अवेलेबल स्पेस का बेस्ट यूज़ करना है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है कि आपके पास उस जगह को आप यूटिलाइज भी कर लें और आपके बजट में रहते हुए। तो ये लिमिटेड रिसोर्स है मनी। वी शुड यूटिलाइज एंड स्टे विद इन द एलोकेटेड बजट। अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो यूटिलाइज करेंगे और स्टे करेंगे उसी एलोकेटेड बजट के अंदर। इन अनदर एग्जाम्पल, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स यूजिंग द बेसिक रॉ मटेरियल। अब एक और एग्जाम्पल दी हुई है कि कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है, और उसके पास जो बेसिक रॉ मटेरियल है ना, उसी को इस्तेमाल करते हुए 3 प्रोडक्ट बना रही है। सम आर मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, than others, and few of them are perishable and need to be used quickly। और कुछ आपके पास इस तरह के हैं कि उनको आपने बहुत ही जल्द अज जल्द इस्तेमाल करना है क्योंकि वो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब आप यूँ समझ लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कौन सी चीज़ें, देखें फूड आइटम्स बनते हैं हमारे यहाँ कंपनीज़ में, ठीक है, तो वो आपके पास इस तरह के आइटम्स भी होते हैं कुछ जिन पे आपके पास डेट लिखी हुई होती है एक्सपायरी, और वो तकरीबन 10 डेज़ या 15 डेज़ होती है, ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो उनको आपने उन्हीं डेट्स में यूज़ करना होता है क्योंकि वो ईजी जल्द अज जल्द ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो हाउ मच ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अब कंपनी क्या करेगी, ऐसे कौन सी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेगी कि उसकी कॉस्ट मिनिमाइज़ हो, एंड विच कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस द लीस्ट वेस्ट, और कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो कि कम से कम वेस्ट को आपके पास करे, मतलब कौन सी ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनको प्रोड्यूस करने से उसका कंपनी का वेस्ट कम से कम होगा, ठीक है। इन अबव एग्जाम्पल्स द सिचुएशंस आर कॉम्प्लेक्स एज सो मैनी वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रेंट आर इन्वॉल्व फॉर कंसिडरेशन। अब ये जो ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है तमाम की तमाम सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स सी हैं ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ही। देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि लीनियर प्रोग्रामिंग को हम क्या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ही यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये आपके पास रियल लाइफ प्रॉब्लम पर इस तरह से बेस्ड होती है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को, अपने कंस्ट्रेंट को, अपने रिसोर्सेज को, अपने बजट को, हर एक चीज़ को देखते हुए लीनियर इनइक्वालिटीज़ बनानी है, ठीक है। मतलब आप अपने अगर 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप चारों प्रोडक्ट की जो आपके पास मिनिमम क्वांटिटी आप रखेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटीज़ में को बनाएंगे और बना के देन सिंप्लीफाई करेंगे। अब हो सकता है मे बी मैंने भी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से देखी नहीं है, हो सकता है आपके पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी क्वेश्चंस में गिवन हो, क्योंकि हमने हर एक यूनिट में तकरीबन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को स्टडी किया है। चलिए, ये रही आपके पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमारे पास आएंगी। इन ऑर्डर टू हैंडल सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, अब आपसे ऊपर एग्जाम्पल दी में कॉम्प्लेक्स है, इनमें आपके पास कुछ वेरिएबल्स होंगे। अब वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स आपके पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपने मिनिमम चूज़ किए हैं, ठीक है। अब 3 प्रोडक्ट जैसे कंपनी ने चूज़ किए, तो ये 3 वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जेड। एक प्रोडक्ट को हम एक्स का नाम देंगे, दूसरे को वाई का, तीसरे को जेड का, ठीक है। और कंस्ट्रेंट बनेंगे आपके पास एंड इन्वॉल्व फॉर कंसिडरेशन, और उसमें सारी कंसिडरेशन इन्वॉल्व होंगे आपके पास, जो आप कंसिडर कर रहे होंगे चीज़ें जिस लिमिट के अंदर, जिस तरह से, तो वो आप इनइक्वालिटीज़ में जो कंसिडर कर रहे होंगे उस तरह से आप यूँ समझ लें कि तमाम चीज़ों को, वेरिएबल्स को, कंस्ट्रेंट को आप कंसिडर करते हुए लीनियर इनइक्वालिटीज़ बना रहे होंगे।
In order to handle such type of problems, we take the help of linear programming. Linear programming is a mathematical technique that determines the best way to use available resource. Manager use the process to help make decisions about the most efficient use of limited resource. अब आपसे कह रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को जो है वो आपके पास बेस्ट मेथड है और ये बेस्ट तरीका है जिससे हम किसी भी अवेलेबल रिसोर्स के लिए जो है वो आप किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू। और मैनेजर्स जो हैं वो बेस्ट डिसीजन लेने के लिए जो है वो इस मेथड का लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए बेस्ट डिसीजन जो है वो आपके पास ऑप्टिमल रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा इंट्रो अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि बहुत ईजी करके समझाऊँ। अब है आपके पास 9.2 लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब व्हाट इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़? तो मैंने आपको बताया लीनियर इनइक्वालिटीज़ आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग की सॉल्व करता इक्वेशंस हैं, यानी लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। तो ये इनइक्वालिटीज़ ही होंगी हमेशा, यानी कि इक्वालिटीज़ नहीं होंगी, इनइक्वालिटीज़ होंगी। In mathematics, a linear inequality involves a linear expression in two or more variables by using any of the relational symbols such as less than, greater than, less than or equals to, और greater than or equals to। आप कह रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर हम लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो आपके पास उसमें लीनियर एक्सप्रेशंस भी आपके पास आ सकती हैं। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज़ में लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होंगी? कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन होंगे जिसके अंदर आपके पास कुछ सिंबल्स यूज़ हो रहे होंगे और कुछ वेरिएबल्स होंगे, मोर वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। और उनका जो रिलेशन होगा आपस में वो होगा लेस देन की साइन से, ग्रेटर देन की साइन से शो करेंगे आप, लेस देन और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की साइन से शो करेंगे। फाइंड अलजेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल एंड रिप्रेजेंट देम ऑन नंबर लाइन। आपसे कह रहे हैं अलजेब्रिक सोल्यूशन फाइंड आउट कीजिए लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, और एक वेरिएबल आपके पास जो होगा वो मौजूद होगा भी और उसको रिप्रेजेंट भी करें नंबर लाइन पर। अब इनइक्वालिटीज़ ऑफ द फॉर्म ax इज़ लेस देन b, ax इज़ लेस देन और इक्वल्स टू b, ax इज़ ग्रेटर देन b और ax इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। अब आपके पास कह रहे हैं किस फॉर्म में हो सकती है? इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। वेयर b एंड a आर कॉन्स्टेंट्स, b और a जो कॉन्स्टेंट वो कॉन्स्टेंट्स हैं यानी नंबर्स हैं, नोन एज लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल कौन है? x है। x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू -5, 5x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, -2x -6 इज़ ग्रेटर देन 10 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 -x। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दी हुई क्वेश्चन है जस्ट आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ के और एक वन वेरिएबल के। Solution of linear inequality in one variable are the value of the variable which satisfy the linear inequality। अब आपने इनके ऐसे सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं इनइक्वालिटी के कि वो सेटिस्फाई कर सके लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशन को। अब द ग्राफिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर लाइन, और फिर आपने इस ग्राफिकल सोल्यूशन को लीनियर इनइक्वालिटी के जो एक वेरिएबल की जो इक्वेशन है इसको रिप्रेजेंट भी करना है आपने नंबर लाइन पर। वी यूज़ द लेफ्ट पैरेंथेसिस सिंबल। अब आप ये सिंबल भी यूज़ करेंगे। अब इस सिंबल को कहा गया है, ठीक है, इस सिंबल की बात की हुई है कि आपके पास वी यूज़ द लेफ्ट मीन्स के लेफ़्ट साइड पर, ठीक है, राइट कहेंगे तो राइट साइड पर। आपसे कह रहे हैं लेफ़्ट आपने पैरेंथेसिस सिंबल को यूज़ करना है एंड राइट पैरेंथेसिस सिंबल, और राइट पैरेंथेसिस सिंबल को यूज़ करना है, ठीक है। राइट होगा तो इस तरह का, लेफ्ट होगा तो इस तरह का। फॉर ग्रेटर देन और एंड लेस देन रिस्पेक्टिवली, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन को शो करने के लिए। वी ऑल्सो यूज़ द लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट को इस तरह और राइट स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह फॉर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल्स टू को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। देखें भाई, लेफ्ट पैरेंथेसिस को आपने यूज़ करना होगा ग्रेटर देन के लिए, और लेफ्ट आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट को आपने यूज़ करना होगा इस तरह का। ये आपके पास लेफ्ट पैरेंथेसिस का सिंबल है किसके लिए? ग्रेटर देन के लिए, और ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल है किसके लिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के लिए, लेफ्ट वाला। इसी तरह से राइट पैरेंथेसिस का सिंबल, ठीक है, और राइट स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल,
ये यूज़ होगा आपके पास किसके लिए, ये लेस देन के लिए, और ये आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू के लिए। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। रिस्पेक्टिवली फॉर ग्राफिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एज शोन बिलो। अब आपके पास इक्वेशन है द ग्राफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -3। एक्स क्या है आपके पास, -3 से बड़ा है। -3 से बड़ा क्या होगा, देखिए -3 से बड़ा होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इस साइड पे जाएंगे तो आपने इस सिंबल को किससे रिप्रेजेंट करना है, ये आपके पास है ग्रेटर दैन का सिंबल। तो ग्रेटर दैन का सिंबल हमने बताया भाई आपके पास लेफ्ट पैरेंथेसिस से यूज़ करेंगे आप इसके लिए, तो आपने लेफ्ट पैरेंथेसिस यूज़ किया। इसी तरह द ग्राफ ऑफ एक्स इज़ फॉर एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स आपके पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और एक्स आपके पास ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 है, यानी 2 से बड़ा और 2 के बराबर भी है। ठीक है, अब 2 से बड़ा मीन्स आपके पास है 3, 4, 5 और 2 भी शामिल है। तो 2 पे आपने ये इस तरह का सिंबल यानी स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया क्योंकि इक्वल्स टू की भी साइन मौजूद है। इसी तरह से है द ग्राफ फॉर एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 11 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर से बिलोंग करता है एक्स, और एक्स है 11 और 11 से छोटा। तो 11 और 11 से छोटा होगा 10, 9, 8, 7, 6, इस तरफ को जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास बनेगा ये राइट स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि इक्वल्स टू की भी साइन है। फॉर द ग्राफ फॉर एक्स इज़ लेस दैन 11, एक्स जो है वो 11 से छोटा है। अब 11 के इक्वल नहीं, 11 से छोटा है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स आर से बिलोंग करते हैं यानी रियल नंबर से। तो अब आपने यहाँ पर बनानी है राइट पैरेंथेसिस की साइन, किस पर, 11 पर। अच्छा 11 और 11 शो नहीं किया हुआ तो 10 और 12 के दरमियान में 11 है। इस तरह आपने 11 पे राइट पैरेंथेसिस की साइन बना दी। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ पे जो है वो क्या करेंगे, इस तरह ग्राफ पे आप लिखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एग्जाम्पल अब आपको दी हुई, सॉल्व द इनइक्वालिटी x - 3 इज लेस दैन 0 एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। आप इसको जो है वो इनइक्वालिटी को सॉल्व करें और नंबर लाइन पर शो भी करें। x - 3 इज़ लेस दैन 0, x - 3 है, आपने -3 ख़त्म करना है तो +3 यहाँ भी ऐड किया, +3 यहाँ भी ऐड किया, तो -3 + 3 कैंसिल हो गए। आपके पास x आ गया, x इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 3, x 3 से छोटा, सॉरी इक्वल्स टू की साइन नहीं है, x इज़ लेस दैन 3, x आपके पास 3 से छोटा है। 3 से छोटा मीन्स क्या होगा, 2, 1, 0। अब आपके पास जो लेस देन का सिंबल है वो हमने किसके लिए यूज़ किया था, यहाँ पर हमारे पास लेस देन के लिए था राइट पैरेंथेसिस, तो हमने 3 पर लगा दिया राइट पैरेंथेसिस को। Now solve the inequality 2 multiplied by x plus 2 is less than or equals to x minus 5 and x belongs to R and represent the solution on number line। आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व भी कीजिए और नंबर लाइन पर सॉल्व जो है इसका सोल्यूशन रिप्रेजेंट भी कीजिए नंबर लाइन पर। तो 2 multiplied by x plus 2 is less than or equals to x minus 5। यहाँ पर अब आप 2 मल्टीप्लाई करें 2x और प्लस का 4, 2 2 ज़ा 4 और x माइनस 5 एज इट इज़। अब आपने यहाँ से ये प्लस का 4 है, ठीक है, वहाँ जाके माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आप इस तरह ऐड करें दोनों साइड पे, फिर सब्ट्रैक्ट करें, बहुत लंबे जो है ना ये प्रोसेस लगते हैं मुझे, तो हम ये करेंगे माइनस प्लस का 4 है, वहाँ जाके माइनस का 4 हो जाएगा। जैसे इक्वालिटीज़ में होता है ना आपके पास, भाई इक्वल में होता है, इस तरफ ले जाते हैं, प्लस करता है उधर जाता है तो माइनस करेगा, इस तरह। तो ये प्लस का 4 दूसरी साइड जाके माइनस का 4 हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा -5 -4 -9। ठीक है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इस तरह से, अब आपके पास यहाँ पर भी x मौजूद है, ये x ये वहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ, तो ये 2x मौजूद है और ये x मौजूद है, तो ये x वहाँ जाके माइनस करेगा, 2x माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो गया था। तो x इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू -9, x -9 से छोटा -9 के बराबर है। तो इक्वालिटी की साइन जब आ जाएगी जब आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है, और लेस देन है तो आपने राइट स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है। तो -9 से आपके पास छोटा और -9 के बराबर भी, तो -9 पे आप स्क्वायर ब्रैकेट की इस तरह साइन बना देंगे। सॉल्व द इनइक्वालिटी 2 multiplied by x - 3 is greater than or equals to 3x - 4 and x belongs to R and represent the solution on number line। 2x minus 2 3 is 6, 3x - 4 as it is। ये 3x है आपके पास
ठीक है, तो ये 3x यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पर आके क्या करेगा, माइनस करेगा, और यहाँ पर ये 6 माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस करेगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 2x माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4 यहाँ ऑलरेडी है, ये -6 वहाँ जाके प्लस का 6, तो ये हो गया माइनस का x और ये हो गया प्लस का 2। माइनस साइन जब भी आप दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, देखिए x माइनस का, x कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मैं x की वैल्यू निकालनी है माइनस x की नहीं, तो हमें माइनस साइन ख़त्म करनी है। जब माइनस साइन ख़त्म करनी होगी तो ये माइनस साइन को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, और जब दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -2। अब जब ये -2 हो जाएगा तो ये साइन पलट जाएगी, तो ये साइन नहीं आएगी अब। ठीक है, अब इस साइन की जगह क्या साइन आएगी आपके पास, जब नेगेटिव साइन शिफ्ट की तो ये साइन पलट गई और ये हो गया इस तरह, लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पर चेंज करके ही लिख देती हूँ, क्योंकि चलिए क्लियर। तो अब आपके पास x जो है वो किससे छोटा है, -2 से छोटा भी है और -2 के बराबर भी है। अब इक्वालिटी की साइन तो है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगा, लेस देन आ गया है तो राइट पैरेंथेसिस यूज़ होगा, सॉरी राइट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगा, तो ये राइट स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, इक्वालिटी की वजह से स्क्वायर ब्रैकेट है -2 पे। नाउ नोट द graph has an arrow indicating that the line continues without end to the left to -infinity। अब आपके पास यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एरो है आपके पास ग्राफ में, जो एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि लाइन कंटिन्यू है, कोई एंड नहीं है कि -इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, ये जो आपके पास मौजूद है लाइन। नाउ द सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इंटरवल नोटेशन। अब आपको अगर ये इंटरवल नोटेशन लिखना पड़े तो आप इस तरह से लिखेंगे कि ये -इन्फिनिटी टू -2, जहाँ पे आपके पास ये इन्फिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट बनता है और -2 पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -2 लिमिट है और लिमिट पे आपके पास यहाँ देखें स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू -2। आपसे कह रहे हैं हर एक रियल वैल्यू होगी x की लेस देन और इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो इंटरवल नोटेशन अगर हमें करना हो तो a इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट है, इसको हम लिखेंगे x इज दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a। x जो है वो a से बड़ा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऑल्सो a इज़ a इन्फिनिटी। तो ये आपके पास है, इक्वालिटी ना हो तो यहाँ पर आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, राउंड ब्रैकेट आएगा सिर्फ। x इज दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन a। और -इन्फिनिटी टू a है तो इन्फिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट आएगा और a पे आ जाएगा फिर स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन इसको लिखने का तरीका ये होगा कि इक्वालिटी का साइन है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ है। तो x इज दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू a। x a से छोटा और a के बराबर होगा। ठीक है, और ऑल्सो -इन्फिनिटी इस स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी राउंड ब्रैकेट है, -इन्फिनिटी टू a है और यहाँ भी राउंड ब्रैकेट है। तो ये आपके पास होगा x इज दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ लेस देन a। जब दोनों साइड पे आपके पास राउंड ब्रैकेट होगा, स्क्वायर नहीं होगा एक साइड पर भी, तो आपके पास ये इक्वालिटी की साइन नहीं आएगी। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 4 इज सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर आपके पास इनइक्वालिटी है 19 इज़ लेस दैन 3x + 7 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 28 एंड x बिलोंग्स टू r एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर 9। अब आपके पास इसके दो सोल्यूशंस आएंगे, जब भी दो इनइक्वालिटीज़ की साइन होगी इनइक्वालिटीज़ की, तो हमारे पास दो सोल्यूशन सेट आएंगे। अब वो दो सोल्यूशन सेट किस तरह होंगे कि वी हैव 19 इज़ लेस दैन 3x + 7 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 28 एंड x बिलोंग्स टू r। 19 इज़ लेस दैन 3x + 7 एक तरफ और 3x + 7 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 28 एक तरफ। यानी आपने इसको इस तक और इसको इस तक, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ के नंबर्स को दो दफ़ा में, इस बीच वाले को दो दफ़ा में लिखना है, दो दफ़ा लिखना है, एक इस वाले के साथ और एक इस वाले के साथ। अब सॉल्व करें। 3x आपके पास यहीं रहा, प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो गया। 12 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई करें, इधर आके डिवाइड करेगा, ये हो गया 4 इज़ लेस देन x। नाउ यहाँ पे करें
तो प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7 हो गया, 21 हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर 1 जाके डिवाइड करेगा, तो x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 7। अब आपके पास सोल्यूशन साइड क्या बना कि आपके पास 4 इज़ लेस देन x जो है वो 4 से आपके पास क्या होगा। अब इसको अगर हम पलटेंगे तो देखें, पलटने से आपको समझ आ जाएगी बात। यहाँ से x इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है, 4 से बड़ा होगा x, और x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 7, x 7 से छोटा और 7 के इक्वल होगा। अब आप इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह से आपने नंबर लाइन बनाई और यहाँ पर आपके पास इक्वालिटी की साइन है, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और यहाँ पर आएगा राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे जो साइन है आपके पास पैरेंथेसिस सिंबल की, तो जिसे हम राउंड ब्रैकेट भी कह देते हैं, तो मेरे मुंह से आप लोग राउंड ब्रैकेट सुनेंगे, बट इसका नाम है पैरेंथेसिस सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 4 पर आ जाएगा लेफ्ट पैरेंथेसिस और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा राइट पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस नहीं, राइट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी की भी साइन है और लेस देन की साइन है, ठीक है। तो लेस देन पे राइट आ जाता है और ग्रेटर देन पे आता है आपके पास। इसको आप पलट लाजमी लीजिएगा ताकि आपको साइन का कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, ठीक है। नाउ इंटरप्रेट ग्राफिकली द लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स। अब आपके पास आपने 2 वेरिएबल्स की इनइक्वालिटीज़ को यहाँ पर ग्राफिकली इंटरप्रेट करना है। द जनरल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज़ ax प्लस बी वाई इज़ लेस दैन सी, ax प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर दैन सी, और ax प्लस बी वाई इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू सी एंड ax प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू सी आर नोन एज लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स where a not equals to 0 and b which is not equals to 0 and c are constant, x and y are variables, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर inequality in 2 variables like ax plus by is greater than c in an order pair xy that produce a true statement which when the values of xy are substituted into the inequality, the graph of linear inequalities of 2 variables is a set of all solutions that constitute a region representing half portion of the plane। अब आपसे क्या कह रहे हैं भाई, समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि 2 इनइक्वालिटीज़ की आपके पास क्या होंगी, यहाँ पर 2 इनइक्वालिटीज़ होंगी कि जो सोल्यूशन होगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स का जो आपके पास सोल्यूशन होगा इनइक्वालिटी का, तो वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा एक्स वाई, और वो आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट प्रोड्यूस करेगा कि एक्स एंड वाई को जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे किस में, ये आपके पास जो इनइक्वालिटी है इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे इनकी वैल्यूज़ को, तो ये सब्सटीट्यूट करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं द ग्राफ होगा आपके पास इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल की इनइक्वालिटी का, वो आपके पास वो पोर्शन होगा जो कि आपके पास इन दोनों के वैल्यूज़ के दरमियान में आ रहा होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए एग्जांपल से आपको समझ आएगा। ax plus by is less than or equals to c, a not equals to 0, b not equals to 0 and c which is also not equals to 0. Following are the steps to graph the solution region of the above inequality. Consider the inequality as an equation ax plus by equals to c. For x intercept y and y intercept, x intercept के लिए y को 0 पुट करेंगे, y intercept के लिए x को 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे, तो y की जगह 0 आ गया, तो ax आ गया इक्वल c के। जब ax c के इक्वल आ गया तो x की वैल्यू निकालना है तो c अपॉन a हो जाएगी। x इंटरसेप्ट इज c अपॉन a और y क्या है 0 इज़ द पॉइंट वेयर लाइन कट्स एक्स एक्सिस। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी। नाउ सिमिलरली y इंटरसेप्ट निकालने तो पुट x इज इक्वल्स टू 0, जब x 0 पुट किया तो बी वाई इज इक्वल्स टू c, तो y की वैल्यू निकालने तो c अपॉन b आ जाएगा। सो y इंटरसेप्ट इज c अपॉन b और x जो होगा वो 0 होगा। इज़ द पॉइंट वेयर लाइन कट्स y एक्सिस, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर y एक्सिस को लाइन कट करेगी। तो इस तरह x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे, x को 0 पुट करके y इंटरसेप्ट, ठीक है, और y को 0 पुट करके x इंटरसेप्ट। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। अब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ में, जो भी आपके पास ये पॉइंट्स आए होंगे इन मैथमेटिकली, ठीक है। सब्सटीट्यूट 0 0 इनइक्वालिटी 1
If inequality is true, then origin is a part of solution and shade the region involving origin. अब आपसे कह रहे हैं अगर आपके पास ये inequality true है तो आपने उस origin को भी ले लेना है, ठीक है, जहाँ से starting point है 0 0, और शेड कर देना है जितना भी रीजन इन्वॉल्व आ रहा है इनके दरमियान, इन जितना भी रीजन आ रहा है इन दो पॉइंट्स के दरमियान. इफ़ इनइक्वालिटी इज फॉल्स, अगर इनइक्वालिटी फॉल्स है देन ऑरिजन इज नॉट अ पार्ट, तो ऑरिजन उसका पार्ट नहीं होगा ऑफ अ सोल्यूशन एंड शेड द रीजन विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑरिजन. और ऐसे क्या करना है अब आपने 0 0 सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन के अंदर, ठीक है, दोनों. तो अगर आपके पास आपका आंसर ट्रू आ जाता है तो आपके पास ऑरिजन इन्वॉल्व होगा और अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स आ जाता है तो ऑरिजन इन्वॉल्व नहीं होगा. जैसे अब एग्जाम्पल भी दी हुई है इसकी, ग्राफ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 3y plus 2x is less than or equals to 6. We have 3y plus 2x is less than or equals to 6. Consider the inequality as an equation. Now y इंटरसेप्ट पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, x 0 पुट किया तो y इंटरसेप्ट आया 2, x 0 था y 2. x इंटरसेप्ट करें तो y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 3, तो ये हो गया 3 0. दोनों पॉइंट्स आ गए. अब इनको नवी प्लॉट द अबव इंटरसेक्शन पॉइंट 0 2 एंड 3 0 इन द ग्राफ. अब ये 0 2 और 3 0 हमने ग्राफ पे पुट प्लेस किए दोनों पॉइंट. नाउ वी पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 में. अब आपने x को और y को दोनों को 0 रखना है. 0 रखा तो ये आपके पास आया 0 इज़ लेस देन 6. 0 जो है वो 6 से छोटा है, दोनों साइड आपके पास जो है वो ट्रू. यहाँ पर 0 इज़ लेस देन 6, 0 जो है वो 6 से छोटा है और 0 6 से छोटा है, स्टेटमेंट हो गई ट्रू क्योंकि 0 इज़ लेस देन 6. अब इक्वालिटी का साइन तो हो नहीं सकता, 0 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 6, ठीक है, विच इज़ ट्रू. सो ऑरिजन इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी. तो ऑरिजन जो है वो पार्ट है आपके पास सोल्यूशन का. तो अब आप शेडेड रीजन जो होगा वो ऑरिजन की साइड वाला होगा, इसको आप शेड कर देंगे, ठीक है. और अगर ये ना आता है स्टेटमेंट ट्रू तो ये आप करते हैं ऊपर का. नाउ एग्जाम्पल 2 ग्राफ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 3x plus 5y is greater than or equals to 30. We have 3x plus 5y is greater than or equals to 30. Consider the inequality as an equation. इक्वेशन ले लेंगे 3x plus 5y is equals to 30. y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट किया तो y 6 आ गया, 0 और 6. नाउ y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर लिया था, अब x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट कर लिया तो ये आ गया x 10 के इक्वल. तो ये हो गया 10 और 0, दोनों को प्लेस किया 0 6 और 10 0. नाउ प्लॉट करने के बाद भी पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1. तो ये हो गया 3 0 0 5 0 0, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30, जो कि ट्रू आपके पास नहीं है. क्यों? क्योंकि भाई 0 आपके पास ना ही 30 के बराबर है और ना ही 30 से बड़ा है, तो विच इज़ नॉट ट्रू. सो ऑरिजन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी. ऑरिजन जो है वो इनइक्वालिटी के सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे अब शेडेड रीजन ऊपर की साइड आएगा, ठीक है. इस तरह से आपने करना है. नाउ द शेड द रीजन एज शोन इन द फिगर विच रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट. Now determine graphically the region bounded by up to 3 simultaneous linear inequalities of non-negative variables and shed the region bounded by them. अब आपके पास 2 और मोर लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन हैं. फॉर्म आ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन, जो कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन्स बना रही हैं. अब इनइक्वालिटीज़ ही इतनी आपके दे रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़, सॉरी इक्वेजन्स नहीं, इनइक्वालिटीज़. अब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ आपको गिवन है. अब आपने इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स x and y कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ग्राफिंग ईच इनइक्वालिटी एंड देन टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ देयर रीजन्स. अब आपने क्या करना है, आपने इनके सोल्यूशंस को फाइंड आउट करना है. करने के बाद आपने इनको ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. रिप्रेजेंट करने के बाद जहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, मतलब इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पर सबका कॉमन एक ऐसा रीजन जो सब में कॉमन हो, यानी सारे पॉइंट्स के दरमियान में कॉमन हो, तो वो रीजन आपके पास क्या होगा, वो होगा आपके पास कॉमन रीजन, सोल्यूशन रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़. वो कॉमन रीजन सोल्यूशन रीजन होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ का. In case of less than or equals to solution, region is below the line. In case of greater than or equals to, solution is above the line. ठीक है, greater than में above the line, less than में below the line. ठीक है,
अभी आपके पास 4 इनइक्वालिटीज़ आपके पास गिवन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो आपके पास ही जस्ट गिवन है, यहाँ पर हमने इनको इक्वल लिया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास x एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 3 आपके पास यहाँ पर इक्वेशंस गिवन थी। अब 1 बाय 1 हमने इन सबको सिंप्लीफाई किया। इनइक्वालिटी नंबर 1, फॉर y इंटरसेप्ट वी पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास y आ गया 10 के इक्वल। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन y एक्सिस इज 0 10, x इंटरसेप्ट है तो y 0 पुट करेंगे, तो 5x इक्वल्स टू 10 और x आ गया 2, तो ये आ गया 2 0। ये आ गया आपके पास 2 0 x इंटरसेप्ट और ये आ गया y इंटरसेप्ट। फॉर ओरिजिन वी पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। जब हम x और y को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। ना तो 0 10 से बड़ा है, ना 10 के बराबर है, विच इज़ नॉट ट्रू। सो ओरिजिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 के लिए इनइक्वालिटी नंबर 2 ले ली। फॉर y इंटरसेप्ट वी पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 पुट किया, x का y आ गया 6, तो ये हो गया 0 6। फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल्स टू 0, y को 0 पुट किया तो x आ गया 6, तो 6 0 हो गया आपके पास ये पॉइंट। अब ओरिजिन आपके पास, ओरिजिन चेक करने के लिए x और y दोनों को 0 पुट करेंगे। जब दोनों को 0 पुट किया तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। 0 6 से बड़ा और 6 के बराबर है। अब ना तो 0 6 के बड़ा है और ना ही 0 6 के बराबर है, तो विच इज़ नॉट ट्रू। सो ओरिजिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी नंबर 2। इसका भी ओरिजिन पार्ट नहीं है भाई, ऊपर वाला ये। फॉर y इंटरसेप्ट वी पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो वह आ गया आपके पास यहाँ पे 3, तो ये हो गया 0 3। फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास आ गया है x इज इक्वल्स टू 3, तो ये आ गया 3 0। सॉरी, यहाँ पर है x प्लस 4 0, तो x आपके पास आ गया यहाँ पर 12 के इक्वल। यहाँ पे मिस्टेक है, देखें x प्लस 4 0 से 0, तो x बराबर आ गया 12 का। यहाँ पर x 3 के इक्वल लिखा हुआ था, मिस्टेक है, तो ये आ गया 12 0। फॉर ओरिजिन वी पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। x और y दोनों को 0 पुट करें इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा x 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12। 0 12 से बड़ा और 12 के बराबर है, ना तो 0 12 से बड़ा है और ना ही 0 12 के बराबर है। तो भाई ये भी हो गया पार्ट, ये भी हो गया ओरिजिन इज नॉट ट्रू हो गया। तो ओरिजिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी नंबर 3। अब हम सारी लाइंस ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढेंगे तमाम का। तो भाई देखें भाई, फर्स्ट पॉइंट हमने ड्रॉ किया, ये था आपके पास 0 6 0 6 और 6 0। दूसरा पॉइंट हमने प्लॉट किया 0 3 और 0 6 था और 6 0 था। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट ये था, मैंने इन दो को देखा। फर्स्ट पॉइंट था आपके पास 0 10 0 10 और दूसरा पॉइंट था 10 2 0। फर्स्ट लाइन आ गई, सेकंड लाइन आ गई, सेकंड लाइन आ गई, थर्ड लाइन आ गई। अब आपके पास ये सबका कॉमन रीजन है, सब में ये मौजूद है, तो ये आपके पास शेडेड रीजन होगा। इस तरह से आप ग्राफ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर है द रीजन बाउंडेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 3 inequalities is shaded, which is the required solution satisfied by all the inequalities. Since all the inequalities are of type greater than or equals to and coefficient of y are positive, therefore the solution region is above all the lines. अब आपके पास जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का जो आपके पास साइन है, यह आपको यहाँ पर बता रहा है कि भाई ऑल द इनइक्वालिटीज़ आर ऑफ टाइप, सारी इस टाइप की हैं, तो y पॉजिटिव होगा आपके पास तमाम सोल्यूशन में, तो अबव द लाइन होगा आपके पास, ठीक है। ना एक और इक्वेशन आपके पास यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 5x प्लस 10y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 50। अच्छा भाई, तीनों सारी इक्वेशंस हैं और यहाँ पर भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का ही सिंबल है। फर्स्ट वन के लिए करेंगे उसी तरह, सेकंड वन के लिए बहुत लेंदी जो है इंट्रो हो गया है, तो इसको जो है वो मैं स्किप करती हूँ, बट आपको यहाँ से समझा देती हूँ, ये पॉइंट्स निकालना नहीं बताती, ठीक है। फर्स्ट वन के आपके पास जो है एक्स वाई के जो ऑर्डर पेयर्स आए हैं वो 0 5 है, तो ये हो गया 0 और 5। और दूसरा है 10 0, तो 10 और 0 ये रहा, फर्स्ट लाइन आ गई। फर्स्ट के बाद सेकंड लाइन के लिए 0 और 8, 0
और 8 और सेकंड आपके पास आया है 2 0 तो 2 पे 0 तो ये आ गई सेकंड लाइन। थर्ड लाइन आपके पास है 0 -3 0 और -3 और सेकंड है 2 0 2 0 तो ये लाइन आपके पास कुछ इस तरह से गई। अब इनके दरमियान का अब आपसे कह रहे हैं ओरिजिन के लिए आपने 0 0 पुट करना है, तो यहाँ से 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6। 0 जो है वो 6 से छोटा और 6 के बराबर है, विच इज़ 2, जो कि 2 है 0 6 से छोटा है। ठीक है, तो ओरिजिन इज़ द पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन, ओरिजिन आपके पास सोल्यूशन का पार्ट होगा। वी ड्रॉ द लाइन्स बाउंडेड वी ड्रॉ द लाइन्स बाय प्लॉटिंग द अबव इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। अब हमारे पास अबव इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे उसको हमने शेड कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर देखें द बाउंड्री रीजन ऑफ द बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 3 इनइक्वालिटीज़ इज शेडेड। अब ये जो बाउंडेड रीजन आपके पास है तीनों इनइक्वालिटीज़ के दरमियान का, तो इसको हमने शेड कर दिया जो तीनों के दरमियान आ रहा है। यहाँ भी आ रहा है इस इनइक्वालिटी में, इस इनइक्वालिटी में, इसके दरमियान में जो आ रहा है इसको हमने शेड कर दिया। कॉमन रीजन है तीनों पॉइंट्स का। नाउ कोफिशिएंट ऑफ y आर पॉजिटिव, देयरफॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी ऑफ टाइप, पहली जो इनइक्वालिटी थी वो आपके पास थी लेस देन और इक्वल्स टू, सो द सोल्यूशन रीजन इज़ बिलो द लाइन L1। तो जो बिलो द लाइन L1 से नीचे वाली लाइन का सोल्यूशन सेट होना था। सेकंड इनइक्वालिटी की टाइप थी ग्रेटर देन, तो आपके पास ये अबव द लाइन L2 होना था, लाइन के ऊपर होना था। और थर्ड इनइक्वालिटी थी आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू, तो इसमें भी बिलो द L3 होना था, तो L3 के ब्लो, तो L2 ये है L3 के ब्लो। ठीक है, तो आपके पास ये शेडेड रीजन बना इन तीनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन। अच्छा जी, यहाँ पर एंड हो गया आपके पास 9.1 का इंट्रो। आई होप आपको तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स, तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको दी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के साथ। थैंक यू सो मच।